ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले हम ये जान लें कि इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, ये इस पर नॉर्मल है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2 मान लीजिए, तो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करती है तो इस रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट इस इंटरफेस जो दोनों मीडियम को अलग करता है उससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। कुछ पार्ट जो है इसका इधर आ जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो लाइट पी क्यू मान लीजिए ये दो पार्ट में बढ़ गई, एक ये रिफ्लेक्टेड रे और एक रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जितनी एनर्जी लिए हुए है इसकी एनर्जी दो पार्ट में बढ़ गई। कुछ एनर्जी इसके पास होगी, कुछ एनर्जी इसके पास होगी। तो इसकी भी एनर्जी कम हो गई और इसकी भी एनर्जी कम होगी। तो अब ये जो लाइट है वो हमको धुंधली दिखाई देगी। अगर हम इसको देखेंगे रिफ्लेक्टेड रे को तो भी हमको धुंधला दिखाई देगा, रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे तो ये भी धुंधला दिखाई देगा। इसलिए कि इसकी एनर्जी दो जगह बट गई है, दो जगह बट गई है इसकी एनर्जी। तो ये जो इसका ये वाला पार्ट है ये जिस मीडियम से जा रहा है मीडियम नंबर 2 से, ये मीडियम नंबर 2 में वापस लौट जा रहा है। तो इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जब रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट आए तो दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में मान लीजिए ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में मान लीजिए ये इंटरफेस है और ये नॉर्मल है। जो रे यहाँ आ रही है इंसिडेंट हो रही है, ये इंसिडेंट रे है पी क्यू। ये पूरी की पूरी रे अगर रिफ्लेक्ट हो जाए, जितनी एनर्जी इधर जा रही है पूरी की पूरी एनर्जी इधर रिफ्लेक्टेड रे को मिल जाए, तो इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड रे यहाँ नहीं होगी, पूरी रे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ कंडीशंस होती हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये जो रे आ रही है ये रे कुछ यहाँ चली गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ अंडर सर्टेन कंडीशन कुछ कंडीशन होती हैं इसमें कि उस कंडीशन को फॉलो करते हुए अगर रे को यहाँ इंसिडेंट कराई जाए तो पूरी की पूरी रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन ये है कि रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। ये मीडियम आपका डेंसर होना चाहिए और ये मीडियम आपका रेयरर होना चाहिए। तो लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा ये है, इसका जो कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द टू मीडिया। दोनों मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया का जो क्रिटिकल एंगल है उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर अगर ये लाइट जा रही है, ये जो क्रिटिकल एंगल से, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्रिटिकल एंगल से अगर अधिक होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, उस पे हर पेयर ऑफ मीडियम के लिए पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल होता है। उस क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर अगर लाइट एंट्री करेगी
नॉर्मल से, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, ये सारी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। क्रिटिकल एंगल मान लीजिए ये है, ये XY प्लेन है और ये नॉर्मल है। ये मीडियम नंबर 1 है या मीडियम नंबर 2 है, जो भी आप कह लीजिए, मीडियम नंबर 1 कह लीजिए, ये मीडियम नंबर 2 कह लीजिए, मीडियम नंबर 2 और ये मीडियम नंबर 1। अब ये जो लाइट है, मान लीजिए नॉर्मल से इतना एंगल बनाते हुए जा रही है, फ्रॉम मीडियम नंबर 1 डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये आपका डेंसर मीडियम होगा और ये आपका रेयर मीडियम होगा। तो एंगल ऑफ, तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जाएगी। अगर हम इसको इस एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए हम इसको इस एंगल से इंसिडेंट कराएं तो रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ ये बनेगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि मान लीजिए हम इस एंगल से इसको हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस इंटरफेस के एलांग ऐसे हो जाएगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये ऐसे हो जाएगा, इस सरफेस के एलांग हो जाएगा ये। तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं कि वो इनसे फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, वो एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो अब ये चूंकि रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया, इसलिए ये जो एंगल होगा उसको हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल IC। तो अब ये क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए, सच दैट रिफ्लेक्टेड रे एलांग द सरफेस, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सरफेस के एलांग हो जाए, सरफेस के पैरेलल हो जाए। ये कौन सा सरफेस है जो दोनों मीडियम को अलग अलग करता है, इस कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ डेंसर मीडियम। अब रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन होता है। रिलेशन देखिए हम ऐसे निकालते हैं। मान लीजिए ये इंटरफेस है और ये नॉर्मल है, इसको हम मान लीजिए मीडियम नंबर 1 जो कि रेयर है और ये मीडियम नंबर 2 डेंसर मीडियम है। और ये एक पर्टिकुलर एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया। तो चूंकि मीडियम नंबर 2 से मीडियम नंबर 1 में ये रे जा रही है, मीडियम नंबर 2 से एंट्री कर रही है डेंसर से, इसलिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो मीडियम नंबर 1 का निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल अब ये IC हो गया, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये क्रिटिकल एंगल हो जाएगा अपॉन साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इक्वल टू साइन 91 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन IC, साइन IC, ये तो 1 हो जाएगा, ये साइन IC हो जाएगा। तो वो केस यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल ये क्रिटिकल एंगल है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये जो रे है ये मान लीजिए P है और ये Q है और ये R है, PQ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे QR। तो साइन IC अपॉन साइन 90 इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 2 मीडियम नंबर 1
विद रेस्पेक्ट टू 2, क्योंकि मीडियम नंबर 1 में ये एंट्री कर रही है। तो अब ये 1 हो जाएगा साइन 90, तो साइन आई सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम नंबर 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। तो अब इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो मीडियम नंबर 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में इसको कहा जाएगा। अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ आ जाए, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। अब मान लीजिए कि ये एयर है और ये एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू है। तो ये एयर के तो साइन आई इफ रेयर मीडियम इज एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। अगर ये 1 की जगह एयर हो जाए और 2 मीडियम नंबर 2 एक ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 2 ऑफ ए सर्टेन मीडियम, कोई मीडियम दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो उसका क्रिटिकल एंगल हमें पता करना है। अब ये हमारा फार्मूला है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा उसके साइन का रिवर्स, म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। तो ये फार्मूला लिखेंगे, साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी, म्यू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी। ये साइन आई सी इधर जाएगा, म्यू इधर आ जाएगा, तो 1 अपान म्यू। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का है म्यू, ये दिया हुआ है, गिवन है 2, तो इसलिए साइन आई सी इक्वल टू 1 अपान 2। अब साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 अपान 2 होती है? साइन 30 की वैल्यू 1 अपान 2 होती है, इसलिए आई सी इक्वल टू हो जाएगा साइन आई सी। थैंक्स।